मैं नवनीत गौतम फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए आपकी फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास चल रही है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको लास्ट क्लास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन, ये सब है ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था। आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। आइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करते हैं। हेडिंग है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स को हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्र बल। कौन सा बल है ये? अभिकेंद्र बल। देखो, जो डेफिनेशन आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की थी, अभिकेंद्र त्वरण की थी, ठीक बिल्कुल ऐसी ही डेफिनेशन आपकी हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल की। तो मैंने आपको बताया था, देखो दोबारा समझ लीजिए। कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर यानी वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, अर्थात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे चल रहा है सेम स्पीड से, यानी कांस्टेंट स्पीड से, एक समान चाल से। ठीक है, तो उसे कहते हैं एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैंने कहा था, देखो ध्यान देना, लैंग्वेज सुन लीजिए एक बार हिंदी में। जो अभिकेंद्र त्वरण की परिभाषा कराई थी उसमें बताया था मैंने आपको कि जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो केंद्र की ओर, है ना, तो लगातार दिशा के बदलने से केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। क्लियर है? उसकी परिभाषा वो थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो क्या होता है, लगातार गति की दिशा बदलने से या वेग की दिशा बदलने से केंद्र की ओर एक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब देखो क्या हो जाएगा, व्हेन ए पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी जब एक पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो देखो बिल्कुल डायग्राम उसी तरह बना लो जैसा आपने पहले बनाया था। ठीक है, तो देखो सेंटर की ओर एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा इस तरीके से, ये सेंटर है आपका, और सेंटर की ओर एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा जिसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं या अभिकेंद्र बल कहते हैं, इस तरीके से, है ना। और फोर्स क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है, आपको पता है। ठीक है, तो ये क्या है, अभिकेंद्र बल का क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो मैं लिख देता हूँ, जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो व्हेन ए पार्टिकल परफॉर्म्स, क्या परफॉर्म करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब एक पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है, तो देखो तो वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है, देयर प्रोड्यूस ए फोर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होता ही है, तो उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही फोर्स भी प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपको पता है F = ma होता है, न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा है ना। F = क्या होता है, ma होता है। तो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है वही डायरेक्शन फोर्स की हो जाती है। क्लियर है? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड का बढ़ना, और स्पीड बढ़ क्यों रही है, क्योंकि उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की रहेगी वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, आपकी फोर्स की हो जाती है। तो आपको बताया, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति परफॉर्म करेगा तो केंद्र की ओर, सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है, और इस कारण से एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है सेंटर की ओर ही, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो देखो आपको पता है, जैसे डेफिनेशन मैंने बताया एक्सेलरेशन की थी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, वैसे ही ठीक डेफिनेशन किसकी है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो जब कोई पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो देयर प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, देयर प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। सो तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। सो फोर्स, और कहाँ, सेंटर की ओर, तो टुवर्ड्स द सेंटर। और बताएं आप देखकर, सेंटर ये केंद्र किसका है, ये
इस वृत्ताकार पथ का है ना, तो सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, यानी वो सर्कुलर पाथ जिस पर पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। बात समझ आ रही है आपको? तो जब एक पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है और इस कारण से एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, इस वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर, है ना। ठीक है, तो दिस फोर्स इज नोन एज, आप लिख देंगे दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और आप जानते हैं फोर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। और आप जानते हैं फॉर्मूला, है ना, ये तो पता ही है आपको, न्यूटन सेकंड लॉ है। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम में होता है। ठीक है, मान लो देखो कोई पार्टिकल है, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है? देखो कोई पार्टिकल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। क्लियर है? और जो वेलोसिटी है मान लो कितनी है, वेक्टर वी। वेलोसिटी तो बदलती रहेगी ना, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अर्थात स्पीड सेम रहेगी, यानी वेग बदलता रहेगा, चाल सेम रहेगी। तो एफ इज इक्वल्स टू एम में होता है। और आपने भी डेरिवेशन किया था, ये यहाँ पे देखो अभिकेंद्र बल है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है प्रोड्यूस किया था आपने, क्या था, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखो एफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और इससे पहले आपको थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी लिखनी पड़ेगी, वी क्या है, आर क्या है ना। तो ये डायग्राम भी बना लेना और ये भी बना लेना। इसमें ये बता रहे हैं कि देखो कैसे लिखेंगे कि माना कोई कण है ना, माना कोई m द्रव्यमान का कण, m मास है, ठीक है। तो माना कोई m द्रव्यमान का कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, तब अभिकेंद्र बल है ना। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए देखो, इंग्लिश मीडियम वाले सुने तो क्या कहना है, लेट अस कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m। क्लियर है? लेट अस कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m इज परफॉर्मिंग, क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? कहाँ, ऑन द सर्कुलर पाथ या इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर, रेडियस यानी त्रिज्या, तो इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर विद वेलोसिटी वेक्टर वी। ठीक है, देन फिर आप लिखेंगे देन सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये दोनों लाइन लिख देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे फॉर्मूला लिख के। और आपको एक बात पता होगी, 11th में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इक्वल्स होता है r इंटू ओमेगा। देखो v क्या है, लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग, r क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या, और ओमेगा है आपका एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग कहते हैं। तो v की जगह आप फॉर्मूला में पुट करें m और r ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन r। तो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा r। क्लियर है? तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो f इज इक्वल्स टू आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एक डेरिवेशन आपका ये आ गया किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का, इस है ना। और आप एक बात और जानते होंगे, एक फॉर्मूला और होता है, देखो मैं साइड में लिख देता हूँ, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n। 2 पाई तो कांस्टेंट है और n होता है, इसे बोलते हैं, देखो चलो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ वेयर करके। ओमेगा क्या है, तो ओमेगा आपको बताया मैंने कोणीय वेग है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी, रेखीय वेग v होता है, कोणीय वेग ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अब देखो ओमेगा की जगह क्या रख रहे हैं, n, और यहाँ पर n मैं बता दूँ आपको, चलो पहले पुट करते हैं। तो m और 2 पाई n का होल स्क्वायर, तो आपका जो फॉर्मूला आएगा, देखो शुरुआत में आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर m r। ठीक है, यही तो आएगा, ओमेगा की जगह रख दिया आपने 2 पाई n, तो 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और इंटू एम आर। तो एक फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा, और वेयर करके आप बता दो n क्या है, n होती है आवृत्ति, पता है ना आपको, n है आवृत्ति, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। कर लेंगे? तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये किसका डेरिवेशन था, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन भी है और उसका डेरिवेशन भी है। ठीक है,
कर लेंगे ना आप। यहाँ पे ए की वैल्यू डायरेक्ट रखी है क्योंकि ए का डेरिवेशन हमने करा है। बाकी यदि डेरिवेशन आता है लॉन्ग में तो फिर आपको ए की वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखनी, फिर आपको डेरिवेशन ए का करना है और फिर उसके बाद ये करना है। क्लियर है? शॉर्ट में आता है तो आप डेफिनेशन लिख दें और फिर ये कर दें, है ना। चाहे यहाँ तक ही कर दो, शॉर्ट में आता है तो 2 नंबर में आता है, मतलब है ना, चाहे यहाँ तक कर लो, यहाँ तक कर लो तो अच्छी बात है। और लॉन्ग में आता है कि 7.5 नंबर में, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और वो जो डेरिवेशन कराया ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर का, वो पूरा डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद यहाँ तक करेंगे, है ना, या यहाँ तक करेंगे जहाँ तक पूछेगा, है ना। नहीं कुछ पूछेगा, केवल ये कहेगा कि अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला प्रोड्यूस करो, प्रूव करो, तो यहाँ तक करना है। और यदि कह दे कि ये वाला करो तो यहाँ तक करना है, ये वाला कह दे तो ये करना है, तो है ना, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। बाद में हम अनसोल्व पेपर सोल्व करेंगे ना, तो तब वो चीज़ें समझ में आएगी। फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ तक कर लिया होगा आपने। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा। हाँ, एक और वेलोसिटी है इसमें, यानी एक और टाइप की मोशन है जिसे कहते हैं, बिल्कुल आप जानते हैं, लीनियर मोशन। कौन सी मोशन है? लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन करा देता हूँ, फिर देखेंगे ना और क्या क्या है। तो लीनियर मोशन बहुत आसान सा टॉपिक है, इसलिए इसे कर लेते हैं पहले। तो देखो, लीनियर मोशन में तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है एक पार्टिकल है, मान लो पहले पॉइंट ए पर है और वो एक लाइन के अलोंग चल रहा है, और अब कहाँ चला जाता है? पॉइंट बी पर चला जाता है। ठीक है, तो लाइन के अलोंग चल रहा है, तो इसका मतलब है किसी रेखा के अनुदिश गति कर रहा है। तो जब कोई कण किसी रेखा के अनुदिश गति करता है, सीधी रेखा के अनुदिश गति करता है, ठीक है, तो उसकी कण की जो गति है ना, उसे कहते हैं रेखीय गति। लीनियर मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? रेखीय गति। क्लियर है? तो कहने का मतलब है, जब कोई कण, है ना, एक रेखा के, एक सरल रेखा के अनुदिश गति करता है, तो कण की इस प्रकार की गति को रेखीय गति कहते हैं। तो देखो लिखेंगे, यानी कोई पार्टिकल है, वो एक लाइन के अलोंग, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन कर रहा है, तो उस टाइप की मोशन को आप क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, देखो, व्हेन ए पार्टिकल, यानी कोई कण, पार्टिकल क्या होता है? कण। तो व्हेन ए पार्टिकल मूव्स, मूव्स माने चलता है, किसके अलोंग? अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का सरल रेखा। तो व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो द मोशन ऑफ द पार्टिकल लिख देंगे आप पूरा। तो जो मोशन है यानी गति है ना, किसकी? ऑफ पार्टिकल, तो द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज, आप पूरा लिख देंगे, लीनियर मोशन। बात समझ में आई? और इसका डायग्राम बना सकते हैं। इस तरीके से पार्टिकल चल रहा है ए से बी की ओर, तो ये किसका एग्जाम्पल है? लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन हो जाएगा ये, जब कोई पार्टिकल, देखो, ए से कहाँ जा रहा है? बी की ओर चल रहा है ना। ए से किसकी ओर चल रहा है? बी की ओर, और अलोंग ए स्ट्रेट लाइन चल रहा है, तो इस टाइप की मोशन को आप क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। क्लियर है? तो लीनियर मोशन आपको समझ में आया होगा। लीनियर मोशन में देखो मुझे कराना क्या है, जिसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। बाकी पीडीएफ नोट्स आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको पीडीएफ नोट्स और वीडियो का लिंक आपको मिल सके, ठीक है। तो देखो, लीनियर मोशन आपको समझ में आई। लीनियर मोशन से रिलेटेड आपको पता होगा इक्वेशंस होती हैं, है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो वे इक्वेशंस जो है आपकी, वो लीनियर मोशन की होती हैं, तो उन्हें देख लेते हैं एक बार। तो हेडिंग डालें, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्लियर है? तो यानी गति की समीकरणें, गति की समीकरणों पे हमें बात करनी है। और गति की कितनी समीकरणें होती हैं आप सभी जानते होंगे, ये आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे और 11th में भी है, और अब बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है। मैंने बताया 11th का रिपीट होता है बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी गति की समीकरणें, है ना, क्योंकि इक्वेशंस है यानी 3 समीकरण होती है ना। कितनी समीकरण होती हैं? 3 समीकरणें। देखो, समीकरण समझने से पहले इसका बेस समझ लो।
लीनियर मोशन में बात करनी है, आपको पता है लीनियर यानी रेखीय गति। कोई कण बिंदु ए पर है और वो कहाँ चला जाता है, गति करता हुआ, लीनियर मोशन करता हुआ बिंदु बी पर चला जाता है, ए से बी की ओर जा रहा है। तो देखो शुरुआत में जो उसकी वेलोसिटी है ना वो u है, यानी वेलोसिटी यानी वेग, यानी ये क्या है, प्रारंभिक वेग, जिसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग को क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ये कितनी है, u, ठीक है। और जो उसका अंतिम वेग है, फाइनल जो वेलोसिटी है वो मान लो कितनी है, आपको पता होगा। इनिशियल वेलोसिटी को तो u से डिनोट किया जाता है और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया जाता है। तो कोई पार्टिकल था, वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट हुआ था, चलते चलते वो कहाँ पहुँचा, बी पर पहुँच गया। तो ये शुरुआत में यानी इनिशियली, यानी है ना, प्रारंभिक जो वेग है उसका वो कितना था, u, यानी इनिशियल वेलोसिटी। और जो फाइनल वेलोसिटी है यानी अंतिम वेग है वो कितना है, v है। और मान लो वो जो डिस वेलोसिटी कितनी है, u है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। और देखो u से v मतलब a से b तक जाने में जो उसने डिस्टेंस कवर की या जो डिस्प्लेसमेंट किया वो कितना है, s, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मान लो कितना है, स्मॉल s, क्लियर है। और a से b तक जाने में जो उसे टाइम लगा है, समय, वो मान लो कितना है, स्मॉल t, ठीक है। ये सिंबल आपको समझ में आ रहे हैं। और देखो स्पीड बढ़ रही है मान लो, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। एक्सेलरेशन यानी त्वरण, मैंने बता रखा है, स्पीड के बढ़ने को एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी त्वरण। चाल के वेग के बढ़ने को क्या कहते हैं, त्वरण। तो एक्सेलरेशन जो है उसे आप स्मॉल a से डिनोट करते हैं, आप समझते हैं, ठीक है। तो जो तीनों इक्वेशंस हैं वो क्या हो जाएंगी, एक बार मैं बता देता हूँ। तो जो आपकी फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो बताएं, आपकी याद है क्या होती है, बताओ। वो होती है u इज इक्वल्स टू या v इज इक्वल्स टू, बोलो जल्दी, चलो ठीक है, आपको याद आ गई होगी। v इज इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस a इंटू टी, ठीक है, याद थी, हाँ याद होगी आपके। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बात समझ में आ रही है आपको। और इनका प्रूफ भी करेंगे, शॉर्ट में आ जाती है तो है ना, लिखने के लिए भी आ सकती है, और लॉन्ग में आए तो प्रूफ आता है, ठीक है। तो तीनों का प्रूफ भी करेंगे, लेकिन एक बार समझ लेते हैं ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और अब मुझे वेयर करके लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बता दिया है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, t क्या है, टाइम, क्लियर है। और जो सेकंड इक्वेशन है वो बताएं आप क्या होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, याद आ रही होगी आपके, क्या होती है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है। ये डिस्प्लेसमेंट होता है s, यानी विस्थापन, बताया मैंने जैसा कि आपको। और ये थर्ड जो इक्वेशन है वो क्या है, बोलो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपकी याद आ गई होगी, ठीक है। तो क्या होती है आप जानते हैं, वो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन शॉर्ट में लिखने को आ सकती है, तो आप इस तरीके से लिख देंगे, कर लेंगे ना। चलो इसे नोट करो, फिर ये शॉर्ट में आ जाए तो इस तरीके से लिखना है, यानी शॉर्ट में आ जाए तो बताना भी है कि डायग्राम बना के कि ये सब चीज़ें क्या क्या हैं, इस तरीके से नहीं बताना है ना, ऐसे बताते हैं, है ना, आपको पता तो है ही। तो लेट ए पार्टिकल, यानी कोई कण है, लेट ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग, या इज परफॉर्मिंग, कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मिंग लीनियर मोशन, एक कण है जो रेखीय गति कर रहा है, ठीक है। तो लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉल u एंड फाइनल वेलोसिटी इज स्मॉल v, क्लियर है। एंड द डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल s इन टाइम t, t टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्मॉल s। एंड स्मॉल a बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो जाएगा, जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा वो कितना है आपका, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए एक्सेलरेशन है, तो इतना लिख के इस प्रकार से
बाकी आप तीनों इक्वेशंस लिख देंगे तो ये शॉर्ट के लिए हो जाएगा। आइए इसका प्रूफ करते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर लॉन्ग में इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसका प्रूफ हेडिंग डालें, इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो डायग्राम में तो वही बातें है ना, जो बातें मैंने बताई अभी बोल करके, वही प्रूफ में भी आपको लिखनी है और डायग्राम आपका यही रहेगा, ठीक है। तो देखो प्रूफ देख लेते हैं। तो आप जानते हैं वी नो दैट, ये जनरल मेथड है आपका, वी नो दैट। किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। देखो एक तो होता है इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूफ करने का जनरल मेथड, और एक मेथड होता है डिफरेंशियल मेथड, डिफरेंशिएशन की हेल्प से प्रूफ कर दिया जाता है, और एक होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड कर देंगे ना। तो ये आपका जनरल मेथड है और किसी भी एक मेथड से आप प्रूफ कर सकते हैं, तो जनरल से कर देते हैं ना। बाकी 9th क्लास में जो है वो ग्राफिकल मेथड है, 11th क्लास में भी ग्राफिकल है ना। तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, बाकी प्रूफ करने के लिए आती है ना। तो और कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हाँ कोई पर्टिकुलर मेथड कहेगा तो मैं एक बार देख के बता दूंगा, फिर मैं करा दूंगा, है ना। बाकी सिर्फ प्रूफ करने के लिए कहता है, मेथड चाहे आप कोई से भी लगाएं। तो आइए जनरल मेथड से कर देते हैं ना। तो ये कौन सा मेथड है आपका, जनरल मेथड। लिख लेना आप, है ना, PDF नोट्स में लिख लूँगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ जनरल मेथड, ठीक है। तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूफ कर रहे हैं किसकी हेल्प से, जनरल मेथड की हेल्प से। तो देखो वी नो दैट, हम जानते हैं, फॉर्मूला आप जानते हो एक्सेलरेशन का, क्या होता है dv/dt, जानते हैं ना ये फॉर्मूला, या डेल्टा कह दो, है ना। d ज़्यादा स्मॉल के लिए आ जाता है और डेल्टा है ना स्मॉल के लिए नहीं आता, चेंज के लिए आता है, d स्मॉल के लिए आता है। तो डेल्टा v और अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा t। ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि है ना, कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मैंने पढ़ाया है एक्सेलरेशन क्या होता है ना, बताया था ना, एक दो वीडियो पहले बताया था, है ना, एक दो क्लास पहले जब आई थी बात उसकी, जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रूफ कराया था। और बाकी ये फॉर्मूला बेसिक है, आप जानते होंगे, एज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो आप मुझे बताएं भाई डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन हुआ कितना देख करके बताएं। भाई पहले u था, अब v हो गया, वेलोसिटी जो है ना। तो यानी अब वाली में से पहली वाली माइनस कर दें तो क्या चेंज इन वेलोसिटी ना निकल जाएगा, यानी वेग में परिवर्तन निकल जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका v माइनस यू, क्लियर है। और जो डेल्टा t है, टाइम देखो शुरुआत में टाइम 0 था और अब t हो जाएगा मान लो, तो टाइम तो t है, या अब t है, पहले 0 था तो t माइनस 0 तब भी t आएगा। तो डेल्टा t जो टाइम है वो कितना है, t। मैंने माना था, अभी लिखा था कि t टाइम में a से b पर पहुंच रहा है पार्टिकल, है ना। तो ये t हो जाएगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो v माइनस यू, तो देखो v किसके बराबर आया, u प्लस a इंटू टी, ठीक है। तो देखो आप फर्स्ट इक्वेशन जो है आपकी प्रूफ हो गई है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी, समझ रहे हैं ना आप। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी प्रूफ हो चुकी है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी। आइए फिर सेकंड पे चले, नीचे लिख देना इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए सेकंड को देख लेते हैं इधर। एक फॉर्मूला आप जानते हो, फिर ऐसे लिखना है वी नो दैट, आप जानते हैं एक फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बताएं क्या होती है। देखो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, भाई दो वेलोसिटी हैं आपकी, एक तो u है एक v है, तो दोनों को जोड़ो। भाई एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत सभी पदों का योग बटे सभी पद, यानी एवरेज क्या होता है, नंबर सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल टर्म्स। तो देखो दो पद हैं, दो टर्म हैं, एक तो u है और एक v है, और दो है तो अपॉन में क्या आएगा 2। एवरेज समझते हैं, एवरेज निकल जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी यानी वेलोसिटी, ये 11th में फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी का, क्या होता है डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ये फॉर्मूला पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे जो टाइम है ना वो कितना है, t है, और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना है, s है। तो देखो दिख रहा है आपको उधर का, हाँ दिख रहा है।
तो देखो v बराबर क्या आ जाएगा आपका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है, लेकिन डेल्टा एस यहाँ कितना है s डिस्प्लेसमेंट जो है, और टाइम इंटरवल यहाँ कितना है t है ना। लैंग्वेज में मैं लिख दूंगा पीडीएफ नोट्स में, बाकी मैंने बोल भी दी है। तो देखो v की जगह एवरेज वेलोसिटी है ये v क्या है एवरेज वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा s अपॉन टी, और बराबर में वो है ही क्या है ये u प्लस v अपॉन 2, मल्टीप्लाई करो क्रॉस। तो देखो 2s हमें निकालनी है सेकंड इक्वेशन, तो ऐसे ही रहने दो, एक काम करो s इज इक्वल्स टू यू टी हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी, ठीक है, और प्लस यानी t की मल्टीप्लाई कर रहे हैं वी टी, और इस सारे के अपॉन में क्या है 2 है। यानी आपने क्या किया केवल t की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्लियर है। v की यहाँ वैल्यू रख दो, और आपने पता है v की वैल्यू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से v इज इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी। भाई इसे यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि हमने इसे प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, या इक्वेशन फर्स्ट डाल दो तो फिर कह देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वो भी एक बात है। तो देखो u टी और प्लस v की वैल्यू रखो क्या है u प्लस ए टी, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा t, और अपॉन में क्या है 2, अपॉन में क्या है 2। बात यहाँ तक समझ में आ रही है आपको। तो देखो ये u t हो जाएगा और ये भी u t है, तो क्या हो जाएगा 2ut, और ये हो जाएगा a t स्क्वायर, और अपॉन में क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है आपको, अपॉन में क्या है 2। तो देखो मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसे आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं रफ कर रहा हूँ, तो देखो है ना, अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करो या अलग अलग अपॉन में कर लो, है ना। क्या आ जाएगा देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो u t बचेगा, और ये 1/2 हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो तो भाई ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, और अब थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड है ना, अब किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना करेंगे, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। एक मिनट रुकिए जरा, चलो। तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, उसमें आपको कुछ नहीं करना, ये जो है ना इसी की हेल्प लो। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस यही करना है ना, इसी को लेना है। और अब क्या करना क्या है, आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही तो है। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, बस और कुछ नहीं करना। तो देखो v माइनस यू अपॉन ए आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी भाई। तो यहाँ t की वैल्यू यही पुट करो, s इज इक्वल्स टू यू, और t की वैल्यू है v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा a, t की वैल्यू है v माइनस यू अपॉन ए, और इसका सारे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है ना। तो s इज इक्वल्स टू कॉमन आ रहा है देखो आपका v माइनस यू अपॉन ए, ये सारा कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, तो आपका बच जाएगा u, एक तो यहाँ तो u बचा प्लस, और यहाँ बचेगा आपका एक तो a बच जाएगा, है ना, और ये बच जाएगा v माइनस यू, और अपॉन देखो अपॉन में 2 है और अपॉन में a है, ठीक है जी, यही तो है। क्योंकि ये जो है ना इसका एक तो बाहर ले लिया, तो केवल फिर तो v माइनस यू अपॉन a बचा, और एक a ऊपर था अपॉन में 2 था, ठीक है। और क्लियर है, बात समझ में आई। तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, बात समझ में आ रही है आपको। तो देखो मैं इधर कर देता हूँ, जगह नहीं है लेकिन आप नीचे ही लिखना। तो v माइनस यू अपॉन क्या है a, और देखो यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 2u प्लस v माइनस यू, और अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक। तो देखो मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ से दिख रहा है आपको,
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख रहा है आपको, है ना। तो देखो यहाँ लिख रहा है v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, ये एज इट इज लिखा। और देखो 2u में से u माइनस होंगे तो u बचेगा केवल, है ना, और प्लस v और अपॉन 2। तो आप इस 2a को इधर ले जाओ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो देखिए क्या आ जाएगा 2as और बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v माइनस यू, और इसे u प्लस वी को क्या लिख लो, v प्लस यू लिख सकते हैं ना। और 2a इधर चला गया तो देखो 2as बराबर a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के प्लेस पे v है और b के प्लेस पे u है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो u स्क्वायर को इधर ले जाओ तो u स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, और प्लस 2as बराबर v स्क्वायर। तो देखो v स्क्वायर बराबर क्या, u स्क्वायर प्लस 2as। यही क्या है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके नीचे लिख देना आप इट इज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसके नीचे लिख देना इट इज़ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस मैंने प्रूफ कर दी हैं। किसकी हेल्प से, जनरल मेथड की हेल्प से। ठीक है, किसी एक मेथड की हेल्प से करने को आता है तो कर देंगे। तो ये क्या है आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा फिर, है ना, 7.5 नंबर में। तो यहाँ तक आप कर लेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाया और एक लीनियर मोशन, और हाँ जो लीनियर मोशन है उसे लिख लेना आप रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं ना। तो रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन ये पढ़ाया दूसरा टॉपिक, और उसी के अंतर्गत अब बात कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। ठीक है, तो मैंने उसका स्टेटमेंट किस तरीके से शॉर्ट में आ सकता है, तो कैसे लिखना है, और फिर उसके बाद इसके प्रूफ भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ तक बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। PDF नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। बस आप साथ साथ अच्छे से तैयारी करते चलें, लर्न करते चलें, बाद में आपके ऊपर एक बोझ ना इकट्ठा हो, इसलिए आप क्या करें, साथ के साथ बहुत अच्छे से तैयार करते चलें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।